लेट मतलब 50s में आ रहा है तो उसको मीनोपॉज, आजकल अर्ली 40s में भी आ जा रहा है, ये सही है या नहीं? नहीं, ऑब्वियसली ये सही नहीं है। अगर 40 ईयर्स से पहले अगर होता है तो उसको हम प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर की कैटेगरी में रखते हैं। तो जॉइंट पेन्स, बोन लॉस, ओस्टियोपोरोसिस या ओस्टोपीनिया, इन सब के शिकार महिलाएं होने के रिस्क पर ज़्यादा हो जाती हैं। इससे बचने के लिए हम क्या करें? तो आपका कैल्शियम इंटेक अच्छा होना चाहिए, है ना, 1000 to 1200 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से होना चाहिए। तो इसमें आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो, आप डाइट्री इंटेक में बढ़ा सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट्स बढ़ा सकते हो कैल्शियम इंटेक के लिए। इसके अलावा विटामिन डी का आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए अगर आपका विटामिन डी बहुत कम है, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपके बॉडी में आपके बोन में कैल्शियम के उसको कंटेंट को इरोड नहीं होने देती है ना। जो ये प्यूबर्टी वाला फेज होता है, ये उस लड़की के लिए जिसके अभी पीरियड्स नहीं आए हैं, आने वाले हैं, उसके पहले उनकी बॉडी में क्या क्या बदलाव उनको फील होने लगता है? ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं, बॉडी शेप में चेंजेस आते हैं, हेयर ग्रोथ होती है, एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर ग्रोथ होती है ना, और साथ में एक्ने आ सकते हैं, स्किन ऑयली हो सकती है। इतने मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं जिनके पीरियड्स इतने पेनफुल होते हैं कि ना वो बेड से उठ पाती हैं, ना वो अपने रोजमर्रा के काम कर पाती हैं, उनको बुखार अलग आ जाता है, बेड पकड़ के बैठे रहेंगी, दवा खा लेंगी, हॉट वाटर बैग ले लेंगे, कुछ रिलीफ नहीं मिलता है। इतना पेनफुल पीरियड्स होते हैं? नहीं, पेनफुल इतने पीरियड्स इतने पेनफुल नहीं होते हैं। यही पेन प्रोग्रेसिव है, हर पीरियड में बढ़ता जा रहा है। आपको मेडिकेशन से रिलीफ नहीं मिल रहा है, आपको वर्टाइगोस हो रहे हैं, अनकॉन्शियस हो रहे हो, वॉमिटिंग आ रही है, आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैम्पर कर रही है, आप स्कूल से छुट्टी ले रहे हो या अपने काम से छुट्टी ले रहे हो, तो दैट इज़ वरीसम। ओवरीज में सिस्ट हैं तो फिर इसके हम कैसे सिम्टम्स समझें? कभी कभी पेशेंट्स इरेगुलर ब्लीडिंग की भी कंप्लेन करते हैं, इरेगुलर पीरियड्स की भी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर सिस्ट बहुत हैवी होती है तो टॉर्जन भी हो जाता है उसका पिडंगल का, सो अक्यूट पेन की तरह भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकती है। तो अगर किसी की 21 डेज से 35 डेज की साइकिल है मगर वो रेगुलरली वही पैटर्न फॉलो कर रहा है तो दैट इज फाइन, ठीक है। मगर अगर किसी को बहुत ही जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं, लेस देन 21 डेज में या मोर देन 35 डेज में, देन वी हैव टू सी, वी हैव टू इवैल्यूएट कि रीजन क्या है। एक महिला के जिंदगी में बहुत से बदलाव आते हैं। जब वो एक लड़की से महिला बनती है तब बहुत सारे चेंजेस होते हैं, प्यूबर्टी हिट होती है, पीरियड्स आते हैं, फिर वो जो जर्नी है धीरे धीरे आगे बढ़ती है, फिर वो माँ बनना चाहती हैं, प्रेगनेंसी की जर्नी होती है, एंड देन फिर उनके पीरियड्स खत्म होने वाली जर्नी, जैसे कि मीनोपॉज कहते हैं। हर पड़ाव पर एक नया एक्सपीरियंस, एक नए चैलेंज के साथ, एक नई सिम्टम्स, नए दौर, नए बहुत सारी चीज़ों के साथ महिलाओं को अपनी पूरी लाइफ में ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पर एग्जैक्टली जो ये फेज होता है, ये कितना चैलेंजिंग हो सकता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं, और हम सब जानते हैं कि आजकल महिलाओं से रिलेटेड पीसीओएस हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, फाइब्रॉइड्स हो, सिस्ट हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, इस तरह की चीज़ें कितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसीलिए ज़रूरी है इन सब के बारे में जानकारी और सही अवेयरनेस, ताकि हम सही समय पर इसका डायग्नोसिस करके सही इलाज करा सकें। इसलिए हमने भी आज के सेशन को ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हम ओवरऑल वुमेन्स हेल्थ के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर पारुल अग्रवाल, जो कि डायरेक्टर हैं आईवीएफ और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, क्लाउड9 हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन के जरिए महिलाएं जिस फेज से गुजरती हैं अपनी लाइफ में अलग अलग तरीकों से, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि बोला जाता है कि एक लड़की औरत तब बन जाती है जब उसकी प्यूबर्टी हिट होती है और वो पीरियड्स जब उनके पहले आते हैं। तो जो ये प्यूबर्टी वाला फेज होता है, ये उस लड़की के लिए जिसके अभी पीरियड्स नहीं आए हैं, आने वाले हैं, उसके पहले उनकी बॉडी में क्या क्या बदलाव उनको फील होने लगता है? देखो क्या होता है, जो प्यूबर्टी होती है, पहले तो इसका मतलब समझिए कि प्यूबर्टी होती क्या है। जब भी एक गर्ल अपने बचपन से युवा अवस्था में जाती है तो इस ट्रांजिशन फेज को हम प्यूबर्टी बोलते हैं, है ना। इसमें बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो कि फिजिकल लेवल पे होते हैं, मेंटल लेवल पे होते हैं, इमोशनल लेवल पे होते हैं। अगर हम फिजिकल लेवल की बात करें, ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं, बॉडी शेप में चेंजेस आते हैं, हेयर ग्रोथ होती है, एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर ग्रोथ होती है ना, और साथ में एक्ने आ सकते हैं, स्किन ऑयली हो सकती है, साथ में मिनार्की आती है। मिनार्की मीन्स पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, है ना, राइट।
सो इसके अलावा इमोशनल और मेंटल चेंजेस बहुत होते हैं, है ना। इरिटेबिलिटी बढ़ती है, मूड स्विंग्स बढ़ते हैं, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, पर्सनल स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें, ये बदलाव जो होते हैं ये प्यूबर्टी के दौरान आते हैं और जो कि नॉर्मल ठीक है ना। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है मेनार्की, जिसको हम कहते हैं पीरियड्स आना, वो स्टार्ट होता है। तो बच्चों को पहले से अवेयर होना चाहिए, माँ को एक प्रॉपर जानकारी देनी चाहिए बच्चों को इन सारी चीज़ों के बारे में कि उनसे कैसे डील करना है। एग्जैक्टली। और आई थिंक अभी भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जिस दिन लड़कियों को पीरियड्स आते हैं, मोस्ट ऑफ द लड़कियों को ये लगता है कि अब वो बचेंगे नहीं, उन्हें कुछ तो ऐसी बहुत गंभीर बीमारी हो गई है जो उनके प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा है अचानक से। तो ये पीरियड्स को लेकर के एजुकेशन कितनी जरूरी है, और अगर आपको एजुकेट करना हो हमारी ऑडियंस को, लेट सपोज कोई माँ, कोई पिता, कोई भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर को, हम उस लड़की को बताएं कि शायद अब तुम्हारे पीरियड शुरू हो सकते हैं, इन बदलाव के लिए तुम रेडी रहो। तो बिल्कुल, एक तो ना खुला कन्वर्सेशन कीजिए अपने बच्चों के साथ, अच्छे से ओपनली बात कीजिए, उनकी क्वेरीज का जवाब दीजिए, उनको साइंटिफिक तरीके से समझाइए कि बॉडी में चेंजेस क्यों आते हैं, इनका क्या मतलब है, ये आगे क्यों इम्पोर्टेंट है ना। इसके अलावा बच्चों को पहले से ही पता होना चाहिए कि मेंसेस अगर आएंगे तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, सैनिटरी पैड्स कैसे यूज़ करने हैं, है ना। और इसका मतलब क्या होता है, गुड टच, बैड टच, सारी चीज़ों के बारे में पहले से अवेयर कीजिए, ताकि बच्चों को एकदम से बहुत ही फास्ट ट्रांजिशन ना हो, ग्रेजुअल, स्लो, और बच्चे अडेप्ट कर सके इन चेंजेस के लिए। करेक्ट। आपने जैसे पीरियड्स का कहा, तो पीरियड्स जो शुरुआती दिनों में होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं लड़कियों के लिए। कभी आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी सेम डेट पे आएंगे, कभी बहुत लेट आएंगे, या बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होगी, कभी लाइट ब्लीडिंग होगी। तो इन सब चीजों से डील कैसे करे वो 13-14 साल की लड़की, जब उसको पहली बार पीरियड्स आते हैं? तो देखिए, जब भी पीरियड शुरू होते हैं तो शुरू में उसको एक रेगुलरिटी आने में टाइम लगता है ना। तो अगर 1-2 साल के लिए पीरियड्स इरेगुलर भी आ रहे हैं, थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, तो कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। उसमें सिंपल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम पेशेंट को दे सकते हैं, बच्चे को दे सकते हैं। अदरवाइज माओं को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं, थोड़े से हैवी हो रहे हैं, थोड़ा पेन एसोसिएटेड हो रहा है, तो 1-2 साल लग सकते हैं साइकिल को रेगुलर होने में आफ्टर मेनार्की। पर डॉक्टर, यहाँ पर जैसे ना शुरुआती दिनों में पेन रहता है, तो हमें लगता है कि चलो पेन है, बट ये पेन विद टाइम ना बढ़ते रहता है कई बार, और लोगों को लगता है कि हमारा तो शुरू से ही पेनफुल पीरियड्स रहे हैं। लेकिन इतने मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं जिनके पीरियड्स इतने पेनफुल होते हैं कि ना वो बेड से उठ पाती हैं, ना वो अपने रोजमर्रा के काम कर पाती हैं, उनको बुखार लगा जाता है, बेड पकड़ के बैठे रहेंगी, दवा खा लेंगी, हॉट वाटर बैग ले लेंगे, कुछ रिलीफ नहीं मिलता है। इतना पेनफुल पीरियड्स होते हैं? नहीं, पेनफुल इतने पीरियड्स इतने पेनफुल नहीं होते हैं। एक तो हमें समझना चाहिए कि नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है ना। नॉर्मल पीरियड्स में अगर पेन हो रहा है तो कभी वो आपकी डेली एक्टिविटी नहीं हैम्पर करेगा, है ना। आपको सिंपल मेडिकेशन से रिलीफ मिल जाएगा। आपको लोअर एब्डोमेन में पेन हुआ, बैक एक हुआ, ठीक है, तो ये नॉर्मल पेन एक तरह से इस तरीका का होता है। मगर अगर यही पेन प्रोग्रेसिव है, हर पीरियड में बढ़ता जा रहा है, आपको मेडिकेशन से रिलीफ नहीं मिल रहा है, आपको वर्टाइगोस हो रहे हैं, अनकॉन्शियस हो रहे हो, वॉमिटिंग आ रही है, आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैम्पर कर रही है, आप स्कूल से छुट्टी ले रहे हो या अपने काम से छुट्टी ले रहे हो, तो दैट इज़ वरीसम। सो दैट्स मतलब कि वो हमें इवेल्युएट करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, है ना, जिनमें पेनफुल पीरियड्स होते हैं। ओके, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस की बात छेड़ी गई है, तो प्लीज हम ये भी चाहेंगे कि आप प्लीज बताइए हमारी ऑडियंस को, पेनफुल पीरियड्स का मतलब एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है या नहीं, या सच में ये सिर्फ नॉर्मल है कि सबको दर्द होता है तो हमें भी हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, सबको दर्द होता है, मगर दर्द किस डिग्री का है वो आपको इम्पॉर्टेंट है, वो आपको जानना। माइल्ड अगर मॉडरेट है, माइल्ड टू मॉडरेट है, दैट्स फाइन। मगर अगर सिवियर पेन है, आपको इवैल्यूएशन ज़रूरी है, आपको अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी है। कोई सिस्ट तो नहीं है ओवरीज में, कोई एंडोमेट्रियोमा तो नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि यूट्रस की जो इनर लेयर होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, अगर वो किसी एबनॉर्मल जगह पे मिलती है, यूट्रस में मिल रही है, ट्यूब्स में मिल रही है, ओवरीज में, पेल्विस में, तो क्या होता है कि जब पीरियड्स आते हैं तो ये एरियाज भी ब्लीच करने लग जाते हैं, और वहाँ पर ब्लड कलेक्शन होता है, एडेशंस होते हैं, केमिकल्स रिलीज करते हैं वो, तो तनाव बढ़ता है और वहाँ पर पेन, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, पेनफुल पीरियड्स होते हैं, ठीक है। सो ऐसी कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है उसको रूल आउट करना ज़रूरी है अगर सिवियर पेन हो रहा है पीरियड्स के दौरान।
एंडोमेट्रियोसिस में सिर्फ पेन होना एक सिम्टम होता है और भी लक्षण होते बहुत हैं? सारी चीज़ें होती हैं एंडोमेट्रियोसिस के साथ, आगे चल के इनफर्टिलिटी भी एसोसिएटेड हो सकती है। अगर ट्यूब्स में है, चिपक रही हैं ट्यूब्स, तो ट्यूबल ब्लॉकेज के साइंस भी आ सकते हैं। इम्प्लांटेशंस में भी इश्यूज होते हैं, ट्यूबल मोटिलिटीज़ में भी इश्यूज होते हैं, और डिपेंड करता है एंडोमेट्रियोसिस कहाँ पर है। बॉवल पे जाके हो रही है तो बॉवल के साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे, यूरिनरी ब्लैडर पे हो रहे हैं तो वहाँ के साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे। सो एंडोमेट्रियोसिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज होती है जो वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। एंडोमेट्रियोसिस का इलाज है कोई? हाँ, बिल्कुल इलाज है ना। ठीक है, तो इसका मतलब कैसे ट्रीटमेंट होता होगा अगर किसी को डिटेक्ट हो देखिए, गया है? मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है, उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है। आप किस कैटेगरी में हो, आपको माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है, मॉडरेट है, सिवियर है, अकॉर्डिंगली आपको डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको किस ट्रीटमेंट पे डालना है। ठीक है। अब जैसे एंडोमेट्रियोसिस हो गया, इसी के साथ हम सबको पता है पीसीओएस, जिसका अब नाम भी चेंज कर दिया गया है। तो ये जो प्रॉब्लम है हमारे ओवरीज से रिलेटेड, ये इतनी ज्यादा आपको क्यों लग रहा है कि आज के समय में लड़कियों को क्यों हो रही है बहुत ज्यादा? हाँ, डेफिनेटली आपने सही बताया मेघा कि पीसीओएस को अब हम पीएमएस बोलने लग गए हैं, कि पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओवेरियन सिंड्रोम, क्योंकि ये सिर्फ ओवरी से रिलेटेड नहीं है, इसमें और भी सिस्टम इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि आपका एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम, मेंटल हेल्थ, ये सारी चीज़ें आपकी इन्वॉल्व रहती हैं। तो ये अगर हम देखें पीसीओएस का एक तो जेनेटिक ओरिजिन भी होता है, मल्टी फैक्टोरियल होती है पीसीओएस, इसमें एक जेनेटिक फैक्टर भी होता है जिसमें कुछ परसेंटेज आप कैरी करते हो, आप ज़्यादा प्रोन होते हो इन सारी चीज़ों के लिए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ऐसा हो गया है कि भाई आपकी सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, पुअर स्लीप है, आप जंक फूड ज़्यादा खा रहे हो, प्रोसेस फूड ज़्यादा खा रहे हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम कर रहे हो, तो इनकी वजह से ओबेसिटी बढ़ती है। जब ओबेसिटी बढ़ती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस से सारी चीज़ों की शुरुआत होती है ना। एंड्रोजन एक्सेस हो गया, विस्ट्रल फैट्स ज़्यादा बढ़ गए आपके, एनओवुलेशन हो गया, ओवुलेटरी डिसफंक्शन हो गया, इनफर्टिलिटी हो गई, तो ये सारी चीज़ें फिर आपकी आनी शुरू हो जाती हैं। पीएमओएस वाली जो प्रॉब्लम है, इसमें ना दो कैटेगरी की लड़कियां फॉल करती है। एक जिनकी लाइफस्टाइल सच में अच्छी नहीं है, जो बहुत ज्यादा जंक फूड खाती हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और उस हिसाब से अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं देती। बट जो सेकेंड क्लासिफिकेशन होती है उसमें वो लोग सब सही कर रहे होते हैं, बट कई बार उनकी डिटेक्शन ना बहुत कम उम्र में हो जाती है कि 10, 11, 12, 13 साल में ही उनको पीसीओएस हो गया है। तो ये तो 10 सालों में तो उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं होगा, तो क्या ये जेनेटिक भी होता है? हाँ, हो सकता है। अगर मदर को चल रहा है, सिस्टर को चल रहा है, तो आ सकती है चीजें। हाँ। ठीक है, तो जो ये हमारा पीसीओएस जिसको पीएमओएस बोला जा रहा है, आपको क्या लगता है कि नाम चेंज करने में इतना समय क्यों लग गया? क्या हमें वैसे बोला जा रहा था कि ये सिर्फ आपकी ओवरी रिलेटेड बीमारी है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों की बीमारियों पर ज्यादा बात नहीं होती है, ज्यादातर टाइम तो यही कहा जाता है मूड स्विंग्स हो रहा है। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि आप टनल विजन से ना देखें पीसीओएस को, है ना। आप सिर्फ ओवरी में मत देखें, आप पूरी ओवरऑल बॉडी का हेल्थ देखें, आप कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ देखें। इसमें डिसलिपिडीमिया हो जाता है, लिपिड प्रोफाइल डिरेंज हो जाती है ना। आपके एंड्रोजन एक्सेस होता है, तो जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है, एक्ने हो सकता है, हिर्सुटिज्म हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, स्कैंटी मेंसेस हैं, डिलेड मेंसेस हैं। सो मल्टीपल साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं इसके, है ना। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि भाई सिर्फ ओवरी पे ना ध्यान दें, बाकी की चीजें भी इफेक्टेड होती हैं। तो इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है इसमें। तो अगर जो लड़कियां पीसीओएस या पीएमओएस की शिकार हैं अभी, और वो चाहती हैं कुछ टिप्स या एडवाइस आपसे कि हम क्या लाइफस्टाइल में बदलाव करें सो दैट इस सिंड्रोम को या डिसऑर्डर को हम थोड़ा कंट्रोल करके रख सकते हैं? देखो, बेसिक जो है इन सारी चीजों का जो जड़ है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आप ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हो, अपना बीएमआई नॉर्मल रेंज में ला सकते हो, है ना। मूवमेंट्स, बॉडी के मूवमेंट्स, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। डाइट में आपका लो कार्बोहाइड्रेट, लेस शुगर, लेस प्रोसेस फूड एंड हाई प्रोटीन डाइट, है ना। इन सारी चीज़ों को अगर आप करते हैं तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका ऑटोमेटिकली डाउन जाता है, है ना। जब आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस डाउन जाएगा तो आपके बाकी के हार्मोन्स भी सही जगह पे फॉल करने लग जाएंगे। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसमें आपका स्लीप, प्रॉपर स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप 7-8 घंटे की स्लीप लेते हैं, आपका कॉर्टिसोल लेवल शांत रहता है, स्ट्रेस नहीं होता है ना। तो इससे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका डाउन जाता है। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। डाइट रिलेटेड भी होता है कि पीसीओएस को कैसे कंट्रोल करें, क्या खाएं क्या ना खाएं?
पीसीओएस में आपको ये ध्यान देना है कि आपको एक तो इन्फ्लेमेटरी डाइट्स नहीं लेनी है ना, ऐसे? जो भी आपकी बॉडी को इन्फ्लेमेशन कर रही है। अगर सपोज आपको ग्लूटेन परेशान कर रहा अच्छा। है ना, तो वो आप उसको अवॉइड करो। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो उसको अवॉइड करो, क्योंकि इन्फ्लेमेशन फर्दर आपके बॉडी में ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि फिर फर्दर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ ले जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स कम कंज्यूम करें, प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करें। और अगर आपको कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं तो उसके लिए आप अपने या तो सप्लीमेंट्स लें या फिर अपने फूड में, अपने डाइट में उस चीज़ों को ज़रूर इन्वॉल्व करें। ओके। है ना? आपने ग्लूटेन और लैक्टोज का कहा, बट अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम तो बचपन से गेहूं दूध खाते ही आ रहे, पीते हुए आ रहे, अब अचानक से हमारी बॉडी ऐसे कैसे हो गई कि ग्लूटेन नहीं। विद टाइम हाँ। बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं। तो हमें हाँ। कैसे पता चलेगा कि हम ग्लूटेन से सेंसिटिव है या लैक्टोज सेंसिटिव है? हाँ, तो आपकी बॉडी में अगर किसी भी चीज़ से आप सेंसिटिव होते हो, कोई भी बॉडी आपको सूट नहीं कर रही, आपको ब्लोटिंग होगी, ओके। है ना? हाँ। आपको बॉडी फूली सी लगेगी, आपको वाटर रिटेंशन लगेगा। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें, तो आपको ये देखना है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमें ये हम बोलें कि भाई इससे सेंसिटिव हो, मगर अगर आपको बॉडी में कोई भी चीज़ आपको सूट नहीं कर रही, आपको ब्लोटिंग हो रही है, आपको डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ आप अवॉइड करें। ठीक है, ये सारी चीजें। अभी जैसे अभी सिस्ट वाली जो प्रॉब्लम्स है ना, ये भी बहुत ज्यादा पहले से बढ़ी हैं। मोस्टली अल्ट्रासाउंड में अगर कोई जाता है तो पता चलता है कि ओवरी में छोटा सिस्ट है या कोई बड़ा सिस्ट है। बहुत ज्यादा कई बार साइज में बड़े बड़े गांठ हो जाते हैं। तो ये सिस्ट क्यों बनने लगे हैं आजकल? मतलब क्या ये भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का पार्ट है या पहले से ऐसा कुछ होते रहा है कि सिस्ट देखो, बनते हैं? सिस्ट क्या होता है ना, पहली बात तो कैसा ओवेरियन सिस्ट है ना? सिंपल सिस्ट होते हैं, जैसे कि फॉलिकुलर सिस्ट, है ना? फॉलिकुलर सिस्ट मतलब कि आपका एक डोमिनेंट फॉलिकल बना साइकिल में, मगर ओवुलेशन नहीं हुआ, है ना? हार्मोनल इम्बैलेंस है, ओवुलेशन नहीं हुआ, वो परसिस्ट कर गया, अगली साइकिल में वो बड़ा पानी से भरा हुआ एक सिस्ट बन गया, ठीक है? मगर वो सिंपल होते हैं, 1-2 महीने में अपने आप भी रिजॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग पिल्स देते हैं ताकि वो शांत हो जाए, है ना? इसके अलावा सिस्ट और तरीके के भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका ओवुलेशन के बाद जो एक कॉर्पस लूटियल सिस्ट बनता है, विच इज ऑल्सो फिजियोलॉजिकल और नॉर्मल होता है ना? तो वो भी हार्मोन रिलीज करता है। अब आपके कुछ पैथोलॉजिकल सिस्ट हो गए, जैसे कि डर्मोइड सिस्ट हो गया, है ना? उसमें आपके डिफरेंट जर्म सेल्स के आपके वो होते हैं, जैसे कि आपके बाल, टीथ वगैरह, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं ऐसे सिस्ट में, विच इज एबनॉर्मल। ठीक है। तो अगर वो डिटेक्ट होता है, उसको सर्जरी द्वारा रिमूव किया जाता है ना? सो अभी अगर किसी के भी सिस्ट डिटेक्ट होते हैं तो हमें ये देखना होता है वो सिंपल सिस्ट है या फिर हमारा पैथोलॉजिकल है, मैलिग्नेंट है, कैसा है, बिनाइन है ना? सो अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ सिस्ट हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। Okay. तो कॉमन, अगर आप कह रहे हो सिंपल सिस्ट अगर कॉमन हो रहा है तो इसका मतलब वो प्रॉपरली एनोवुलेशन में जा रही है, मतलब पेशेंट को ओवुलेशन नहीं हो रहा है, एनोवुलेशन हो रहा है, मतलब पीरियड्स एग रिलीज नहीं हो रहा है। तो एग रिलीज नहीं होगा तो वो सिस्ट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। हेमरेजिक सिस्ट होते हैं, सिंपली कि भैया एग का वो फॉलिकल का रप्चर नहीं हुआ, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हुई, हेमरेजिक सिस्ट बन गया। सो ये सारी चीजें भी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण के वजह से हो सकती हैं। सिस्ट के लिए ऐसे कुछ हैं सर्जरीज की जाकर के सीधे उसको श्रिंक कर दिया जाता है और फिर वो वापस नहीं आएंगे अगर एक बार ट्रीटमेंट हुआ? देखो, कभी भी सिस्ट अगर हम लोग रिमूव करते हैं तो सिस्ट वॉल रिमूव होनी चाहिए साथ में, है ना? अगर हम सिर्फ उसका वाटर ड्रेन कर देंगे तो वो रीअकर कर जाएगी, तुरंत आ जाएगी, है ना? सो वो चीज़ नहीं करनी है। अगर हमें सिस्ट रिमूव करना है, पहले तो वो उस कैटेगरी में फॉल कर रही है कि नहीं कर रही, कि हमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है ना? अगर कोई सिस्ट ऐसी है कि जिसकी सर्जरी से ही रिमूवल होगा तो फिर पूरी सिस्ट वॉल ही निकाली जाती है, ड्रेन नहीं किया जाता है। तो इस ड्रेन के साथ साथ सिस्ट वॉल निकाली जाती है। अगर ओवरीज में सिस्ट हैं तो फिर इसके हम कैसे सिम्टम्स समझें? ओवरीज में सिस्ट है, अल्ट्रासाउंड से देखो, अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल गया। अब डिपेंड करता है, कोई सिस्ट एसिम्प्टोमेटिक भी होती है, मतलब कोई सिम्टम्स ही नहीं है, है ना? हमने कोई पेशेंट इनफर्टिलिटी करके आई है या कोई चीज करके आई है तो हमने उसको बाई चांस हमने डायग्नोस कर लिया, ठीक है? कभी कभी पेशेंट्स इरेगुलर ब्लीडिंग की भी कंप्लेन करते हैं, इरेगुलर पीरियड्स की भी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर सिस्ट बहुत हैवी होती है तो टॉर्जन भी हो जाता है उसका पेडंकल का, मतलब कि लाइक सपोज अगर कोई बहुत बड़ा सिस्ट है और पेशेंट कोई अक्यूट पेन के साथ आई है तो हमने पता चला, अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला कि वो सिस्ट ट्विस्ट हो गई है ना, पेडंकल के साथ। सो अक्यूट पेन की तरह भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकती है ना? पेन इन एब्डोमेन की तरह प्रेजेंट कर सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं अगर सिस्ट के साथ पेशेंट सिस्ट है और आपके पास आई है। तो आपने इरेगुलर पीरियड्स का कहा, तो हम कब समझे कि पीरियड्स रेगुलर है या इरेगुलर है जिसकी वजह से तकलीफ हो सकती है? सी रेगुलर, पहली बात तो ये कि इरेगुलर पीरियड्स हम लोग तब बोलेंगे या तो पेशेंट को 21 डेज से कम आ जाए, साइकिल में जल्दी जल्दी आ रहे हो पीरियड्स, ठीक है? तो शॉर्ट साइकिल्स हो गई।
35 डेज से ज़्यादा आ रहे हैं तो डिलेड पीरियड्स हो गए, हम्म, है ना। तो अगर इरेगुलर पीरियड्स है, कोई पैटर्न ही नहीं फॉलो कर रहे हैं, कभी 21 डेज से पहले आ रहे हैं, 35 डेज के बाद आ रहे हैं, अगर रेगुलरली इस रेंज में आ रहे हैं 31 टू 35 डेज के, तो एक तरह से रेगुलर साइकिल्स हो जाती हैं वो, है ना। लेकिन इसको हम काउंट कैसे करें, जिस दिन पीरियड्स आए या जिस दिन जिस खत्म दिन हुआ से है? पीरियड्स आते हैं, ओके, ठीक है। है ना। अगर 7 को आ रहे हैं तो 7 से 7 का हम लेके तो चलेंगे। 30 डेज की साइकिल हो गई। हम्म, तो अगर किसी की 21 डेज से 35 डेज की साइकिल है, मगर वो रेगुलरली वही पैटर्न फॉलो कर Follow रहा कर है, तो दैट इज फाइन। ठीक है। मगर अगर किसी को बहुत ही जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं, लेस देन 21 डेज में या मोर देन 35 डेज में, देन वी हैव टू सी, वी हैव टू इवैल्यूएट कि रीजन क्या है, कौन सा हार्मोनल इम्बैलेंस है या कोई और प्रॉब्लम है। ठीक है। हमने जैसे सिस्ट की बात की डॉक्टर, तो फाइब्रॉइड्स और सिस्ट अलग अलग होते हैं, अक्सर इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फाइब्रॉइड्स का फाइब्रॉइड्स बताइए। बेसिकली यूट्रस का एक वो है, एक गांठ हाँ। समझ लीजिए, बिनाइन गांठ होती है, उसमें कोई मतलब कैंसरस नहीं होती है। कैंसरस नहीं होती है ना। तो आपका कोई भी डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड यूट्रस में पाया जाता है ना, कौन से एरिया में फाइब्रॉइड है, वो उस पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं, है ना। अगर यूट्रस की कैविटी के पास है, तो जिसको हम सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड बोलते हैं, वो ज़्यादा इश्यूज क्रिएट करते हैं, है ना। बच्चे को इम्प्लांट करने में भी, ब्लीडिंग के दौरान भी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपकी लोकेशन फाइब्रॉइड की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंट्रामस्कुलर फाइब्रॉइड्स हैं जो मसल्स के अंदर होते हैं, है ना, वो भी हैवी ब्लीडिंग कर सकते हैं, मिनोरेजिया जिसको हम लोग बोलते हैं। तो फाइब्रॉइड की लोकेशन आपके डिपेंड करता है कि आपके किस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर फाइब्रॉइड की लोकेशन डिफरेंट जगह पे है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स पेशेंट फेस कर सकती ठीक है ना। अब सिस्ट की बात हुई, सिस्ट यूजुअली आपके ओवरीज में होते हैं, है ना। तो ओवरी में हमने डिस्कस किया, फॉलिकुलर सिस्ट हो सकता है, डर्मोइड सिस्ट हो सकता है, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हो सकता है, या कोई मैलिग्नेंट सिस्ट भी हो सकता है ना। सो डिपेंडिंग ऑन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट उसी हिसाब से किया जाता है। ठीक है। तो ओवरी में जो सिस्ट है वो ज्यादा खतरनाक है, या जैसे आपने कहा फाइब्रोइड्स यूट्रस में जो सिस्ट है वो ज्यादा खतरनाक है? अब डिपेंड करता है कि हमने उस जो भी सिस्ट ऑफ फाइब्रॉइड है, अगर हम फाइब्रॉइड की बात करें, तो साइज क्या है फाइब्रॉइड का, है ना। छोटे फाइब्रॉइड ज्यादा दिक्कत नहीं करते, मगर यही फाइब्रॉइड अगर कैविटी के अंदर लटक रहा होता है तो दिक्कत करेगा। आपको कंसीव करने में भी इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग्स भी हो सकती हैं उसमें, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मगर अगर छोटा सा फाइब्रॉइड मसल के अंदर पड़ा है, इंट्रामस्कुलर है या बाहर की तरफ है, तो कुछ भी नहीं ज़्यादा इश्यूज करता है। सिमिलरली ओवेरियन सिस्ट का भी, कि किस तरीके का सिस्ट है। एंडोमेट्रियोसिस है, इसका मतलब और भी जगह एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है ना। मैलिग्नेंट है तो वो फैलेगा, है ना। बिनाइन है, फॉलिकुलर है, तो उसमें ऐसा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो डिपेंडिंग ऑन की टाइप ऑफ सिस्ट क्या है, और डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ फाइब्रॉइड और लोकेशन ऑफ फाइब्रॉइड क्या है, आपको उसी हिसाब से सिवियरिटी तय होती है उस चीज की। ठीक है, ओके। हमने जैसे ये तो चीजें बात करी जो आजकल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा कॉमन हो गई है। ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये भी महिलाओं में होने वाले कैंसर्स में सबसे ज्यादा होते हैं आजकल। ब्रेस्ट कैंसर तो बहुत ही कॉमन हो रहा है। क्या लगता है आपको कि ब्रेस्ट कैंसर होने के पीछे क्या कारण है, सर्वाइकल कैंसर होने के पीछे क्या कारण है जो महिलाओं को इतना अफेक्ट कर रहे हैं? देखो, सर्वाइकल कैंसर के लिए तो मैं ये कहूँगी कि मोनोगैमस रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो यू शुड गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड, ताकि वो आपको सारे वायरसेस के अगेंस्ट भी प्रिवेंट करें। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन एंड आपका पैप्समियर रेगुलरली आप करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो, है ना। तो रेगुलर चेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अवेयरनेस इज द प्रिवेंशन बेसिकली, है ना। आपको अवेयर होना चाहिए। ऐसे ही ब्रेस्ट कैंसर्स में भी आपको अवेयर रहना चाहिए कि आपको एक अपने किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से आपको रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए अपना, 2-3 साल में एक बार, कि भाई एक प्रॉपर एग्जामिनेशन हो जाए। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप मेमोग्राफी भी आपको एनुअली करवाना चाहिए। तो इसमें भी अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है कि आपकी अर्ली डायग्नोसिस हो जाए आपकी, है ना। बाकी कैंसर्स एज सच इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं, जितने भी हम पोल्यूटेंट्स देख रहे हैं, हम लोग एंडोक्राइन डिसरप्टर्स देख रहे हैं, जो हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, जितना हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली कैंसर के इंसिडेंसेस ओवरऑल बहुत इंक्रीज हुए हैं। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए आप कुछ टिप्स या एडवाइस देंगी औरतों को कि क्या बदलाव देखें अपने ब्रेस्ट में, सो दैट थोड़ा सा अलर्ट हो जाए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? सेल्फ एग्जामिनेशन अगर आप कर रहे हैं अपना, तो डिपेंड करता है कि आप एक तो लाइंग डाउन पोजीशन में करिए, है ना।
प्रॉपरली रिलैक्स होके कीजिए, अपने हैंड एक अपना हाथ ऊपर रख के एंड प्रॉपरली आप एक्जिला से लेकर अपना पूरा ब्रेस्ट पैल्पेट कीजिए। अगर आपको कोई भी लंप ऐसा दिख रहा है जो कि हार्ड हो रहा है फील और फिक्स्ड है ना, तो दैट इज समथिंग टू बी अवेयर ऑफ, मतलब कि यू शुड मतलब कंसल्ट टू योर डॉक्टर। ओके। छोटा मोटा लंप भी है तो भी आप एक बार अपने डॉक्टर से कंफर्म करें कि ये किसी और तरीके का तो लंप नहीं है। नहीं है, ठीक है। यूजली जो बिनाइन सिस्ट होते हैं, बिनाइन जो लम्प्स होते हैं, वो यूजली रेगुलर होते हैं, थोड़े स्लिपरी होते हैं, तो दैट इज जो फाइब्रोएडेनोमा जिनको हम कहते हैं, तो इतने वरीसम नहीं होते हैं। मगर फिर भी अगर किसी भी तरीके का लंप है, उसका एग्जामिनेशन करना हमें बहुत ज़रूरी है कि वो कोई किसी तरीके का मैलिग्नेंट सिस्ट तो नहीं है। आपने जैसे सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन का कहा, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि अगर जो लोग लगवाना चाहते हैं तो क्या जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? 9 to 45 ईयर्स है ना, आप लगवा सकते हैं सर्वाइकल कैंसर्स। जो भी ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में, अपने डॉक्टर से बात करके यू कैन मतलब हैव दीस वैक्सीन्स। ओके। अब जैसे हम लोग आते हैं, जो सबसे ब्यूटीफुल जर्नी कही जाती है हर औरत की लाइफ की, दैट इज प्रेगनेंसी। बट आजकल एक तो लेट मैरिजेस हो रहे हैं और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो क्या लेट मैरिज होने की वजह से हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस इतने बढ़ सकते हैं कि प्रेगनेंसी में दिक्कतें आ सकती हैं? देखो, लेट प्रेगनेंसी जब भी होती है तो सबसे पहली बात है कि एक तो कंसीव करने में दिक्कत होती है ना, एग्स की क्वालिटी ख़राब होती है, क्वांटिटी भी कम हो जाती है, और बहुत सारे मेडिकल डिसऑर्डर्स भी तब तक बढ़ जाते हैं, है ना। कोई भी हाइपरटेंसिव है या किसी को फैमिली में ऐसा है जो कि आपका उसमें मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लेट 30s में, तो मेडिकल डिसऑर्डर्स के भी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कभी भी फीमेल अगर लेटर स्टेजेस में अपने कंसीव करती है, लेटर एज में कंसीव करती है, तो सबसे पहले फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं। उसके बाद कंसीव करने के बाद मिसकैरेजेस के रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो एग प्रोड्यूस हो रहा है और जो फर्टिलाइज हो रहा है वो एक नॉर्मल एग हो। मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं बेबी में भी, है ना। सो ये सारे इश्यूज आते हैं। अब प्रेगनेंसी अगर हो गई हमारी, तो उसके बाद जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है ना, ये सारी चीज़ें हैं, फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन है, प्लासेंटल इश्यूज़ हैं। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें प्रेगनेंसी के दौरान पता चलती हैं। तो थोड़ी चीज़ें एग्जैजरेटेड फॉर्म में हो जाती हैं। ठीक है। तो जैसे इनफर्टिलिटी जो बढ़ रही है, क्या लेट मैरिज की वजह से भी इनफर्टिलिटी कारण हो सकता है, या और भी कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से कोई महिला में इनफर्टिलिटी हो सकती है, और क्या उसके सिम्टम्स देखे वो भी बताइएगा। देखो, लेट मैरिजेस तो है ही एक रीज़न कि अगर आप लेट ट्राई, चाहे आपकी अर्ली मैरिज हो, मगर अगर आप लेट ट्राई करना शुरू करें तो एक ही बात है, ठीक है ना। तो लेट मैरिजेस या लेट प्लानिंग की वजह से आपकी जो एग क्वालिटी होती है वो डिट्यूरिएट करती है। जब एग क्वालिटी डिट्यूरिएट करेगी तो कंसीव करने में दिक्कत आएगी। ज़रूरी नहीं कि आप ओवुलेशन अगर आपका हो भी रहा है तो हर साइकिल में आप एक हेल्दी एग प्रोड्यूस कर ही रहे हो, तो इस वजह से इश्यूज आते हैं। तो अभी तक जैसे आपने ये चीज़ें बताई कि लेट मैरिजेस की वजह से क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं प्रेगनेंसी में, इनफर्टिलिटी के केसेस भी बढ़े हैं। कुछ ऐसे चीज़ें देख के हम समझ सकते हैं कि शायद इनफर्टिलिटी है, कितने दिनों तक कोई कपल ट्राई कर रहा है, या क्या चीज़ें वो कर रहा है जिसकी वजह से मे बी इनफर्टिलिटी हो सकती है? देखो, अगर कोई भी कपल है ना, 35 ईयर्स से एज से कम है, और कोई भी उसको सेक्सुअल डिस्फंक्शन नहीं है, प्रॉपरली रिलेशन रख पा रहे हैं, कोई एंडोमेट्रियोसिस नहीं है, पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं, है ना, कोई भी ऐसा हिस्ट्री नहीं है पेनफुल पीरियड्स की, या कोई भी अभी तक गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स नहीं डायग्नोस हुए हैं, सो वो 1 साल तक ट्राई कर सकते हैं नॉर्मली। अगर उसके बाद भी अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि हो सकता है कोई अंडरलाइंग इश्यूज हों। दूसरी चीज़ ये कि अगर 35 ईयर्स से ऊपर है तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई 6 मंथ्स में दिखाओ, वेट नहीं करो 1 साल तक का। हो सकता है कि एजिंग की वजह से, हो सकता है आपका ओवेरियन रिजर्व कम गया हो या और भी कोई इश्यूज हो। ठीक है। अगर यही चीज़ 40 ईयर्स के पास होती है तो हम कहते हैं कि एक इमीडिएट चेकअप करवा लेना चाहिए, ताकि हमें फर्टिलिटी स्टेटस पता हो आपका, और उसके बाद आप अकॉर्डिंगली ट्राई करें कि भाई किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है आपको। इसके अलावा अगर किसी भी फीमेल को या मेल को, अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल्स में अगर इरेगुलर पीरियड्स हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल आपको पीरियड्स हो रहे हैं, या रिलेशन रखते वक्त बहुत पेन हो रहा है, इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, कोई लीजन है आसपास आपके वजाइना में या कुछ है, तो आपको अपना अर्ली चेकअप करवाना चाहिए। इंटरनल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है,
या और कोई भी पैथोलॉजी हो सकती है, बहुत हैवी पीरियड्स हैं, फाइब्रॉइड हो सकता है, ब्रेस्ट से मिल्क आ रहा है, प्रोलैक्टिन लेवल्स डिरेंज हो सकते हैं, बहुत एक्सेसिव वेट गेन है, थायराइड इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस का कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो एक अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। सिमिलरली मेल्स में भी अगर लॉस ऑफ लिबिडो है, रिलेशन नहीं रख पा रहे हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस हैं, या आपकी कोई पास में ऐसी हिस्ट्री रही हो मम्स की, रेडिएशन की, कीमोथेरेपीज की, तो ये सारे सस्पेक्टेड केसेस होते हैं जिसमें इनफर्टिलिटी ये लोग आगे चल के फेस करते हैं। तो दे शुड go to their doctor and evaluate themselves. इसमें बहुत बार क्या होता है ना कि जैसे प्रेगनेंसी कंसीव तो कर पाते हैं लोग, लेकिन मिसकैरेजेस बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, तो उसके पीछे भी कोई स्पेसिफिक कारण होते हैं? हाँ, देखो मिसकैरेजेस क्यों होते हैं, अगर जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपका जो भ्रूण है, आपका जो एम्ब्रियो है, उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज है ना। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज या तो हस्बैंड की तरफ से आ सकते हैं या तो वाइफ की तरफ से आ सकते हैं। मगर काफ़ी बार ऐसा भी देखा गया है कि दोनों ही नॉर्मल हैं, दोनों की कैरियोटाइपिंग जो टेस्ट है वो नॉर्मल है, उसके बावजूद भी एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स बन सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव किसी भी लाइफ में, किसी की भी नॉर्मल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि अबॉर्शंस हो रहे हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि भाई इसका अबॉर्शन है या 1 या 2 बार अबॉर्शंस हो गए। मगर अगर ये रिपीटेडली होते हैं तो उसको एक फर्दर इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है कि कहीं कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ मदर या फादर की तरफ से तो नहीं आ रही है, या जो बेबी बन रहा है वो एबनॉर्मल तो नहीं बन रहा है। इसके अलावा यूट्रस में भी इश्यूज हो सकते हैं, कोई सेप्टम हो सकता है कि वहीं जाके इम्प्लांट कर रहा है या यूट्रस उसको सर्वाइव नहीं कर, मतलब उसमें वो इम्प्लांट करके वो फर्दर ग्रो नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से अबॉर्शंस हो रहे हैं। या फिर हमारे शरीर में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे के अगेंस्ट काम करती हैं, तो उसकी वजह से भी मिसकैरेजेस होते हैं। तो कोई भी अगर कपल मिसकैरेजेस के साथ आता है तो उसका हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से इवैल्यूएशन करना चाहिए। तो उसका हमें फर्दर इवैल्यूएशन करना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, जेनेटिक्स है, क्रोमोसोमल लेवल पे आ रही है, कोई यूट्राइन लेवल पे आ रही है, या कोई हमारी शरीर में ब्लड में कोई ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से आ रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अभी जैसे हम लोगों ने एक फेज तो डिस्कस कर लिया, मीनोपॉज जो है उसके रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, जिसमें कि अर्ली मीनोपॉज एक बहुत ही बड़ा जो है वो बातचीत का टॉपिक बन गया है। कि पहले हम एक एज कंसिडर करते थे कि लेट सपोज आपको लेट मतलब 50s में आ रहा है तो उसको मीनोपॉज, आजकल अर्ली 40s में भी आ जा रहा है। ये सही है या नहीं? नहीं, ऑब्वियसली ये सही नहीं है। अगर 40 ईयर्स से पहले अगर होता है तो उसको हम प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर की कैटेगरी में रखते हैं। तो आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, बहुत से पेशेंट्स आ रहे हैं जिनका ओवेरियन रिजर्व बिल्कुल ही यंग एज में भी ख़त्म हो जाता है ना। तो इसमें जेनेटिक इश्यूज भी हो सकते हैं और इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। साथ में अगर आप स्मोकिंग है, आपका कोई भी बहुत ज़्यादा किसी तरीके का एडिक्शन है, उसमें कम हो सकता है आपका ओवेरियन रिजर्व। स्ट्रेस के कारण हो सकता है, कोई आपको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी मिली हो उसके कारण हो सकता है ना। तो बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर्स हो सकते हैं। किस एज को हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये सही एज है मीनोपॉज के लिए? देखो यूजुअली 45 to 50 माना जाता है, मगर 55 तक भी मतलब मीनोपॉज हो सकता है। तो 45 से 55 तक सही है, उसके पहले हो रहा है तो 40 से पहले का प्री मैच्योर मानते हैं। फिर जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं, अगर मदर को बहुत जल्दी मीनोपॉज हुआ है तो बच्चों में भी अर्ली मीनोपॉज देखा गया है। ठीक है। मीनोपॉज के बाद कहा जाता है कि एस्ट्रोजन लेवल्स बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं, तो जॉइंट पेन्स, बोन लॉस, ओस्टियोपोरोसिस या ओस्टोपीनिया, इन सब के शिकार महिलाएं होने के रिस्क पर ज्यादा हो जाती हैं। इससे बचने के लिए हम क्या करें? देखो मीनोपॉज में मेन चीज़ है कि बोन हेल्थ का ध्यान रखें, अपना हार्ट का हेल्थ का ध्यान रखें, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, है ना। सो अगर हम बोन हेल्थ की बात करें, आपका कैल्शियम इंटेक अच्छा होना चाहिए। 12,000 to 1200 मिलीग्राम्स, एक मिनट फिर से बोलती हूँ, तो आपका कैल्शियम इंटेक अच्छा होना चाहिए, है ना। 1000 to 1200 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से होना चाहिए। तो इसमें आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो, आप डाइटरी इंटेक में बढ़ा सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट्स बढ़ा सकते हो कैल्शियम इंटेक के लिए। इसके अलावा विटामिन डी का आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए अगर आपका विटामिन डी बहुत कम है, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपके बॉडी में आपके बोन में कैल्शियम के उसको कंटेंट को इरोड नहीं होने देती है ना। सो बोन की केयर आपको ऐसे ही करनी है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम इंटेक बहुत ज़रूरी है, साथ में प्रोटीन इंटेक्स भी बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आप अपनी मसल्स बिल्डअप कर सकें। एक्सरसाइज तो उसी से करेंगे आप, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही अगर हम हार्ट का ध्यान रखें तो हार्ट के ध्यान के लिए भी हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत है ना। नॉर्मल वेट अपना मेंटेन करने की ज़रूरत है। बीपी कंट्रोल में रहना चाहिए, डायबिटीज़ नॉर्मल रहनी चाहिए, मतलब डायबिटीज़ आपकी अंडर कंट्रोल में रहनी चाहिए। और डाइट पे तो ध्यान देना ही है हमें, है ना।
कार्बोहाइड्रेट, शुगर, प्रोसेस फूड, जंक कट फूड, ये डाउन, सारी चीज़ें कट डाउन करनी है और हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है हमें। ठीक है। जितना ज़्यादा हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेंगे, सीड्स, नट्स लेंगे, वो फ़ायदेमंद रहता है ना? बैड कोलेस्ट्रॉल को कट डाउन करना है, गुड कोलेस्ट्रॉल लेना बढ़ाना है। हाँ। इसमें अगर जैसे डाइट की हम बात करते हैं, हुँ। तो कुछ ऐसे आप हमें 5 खानों के नाम बता सकती है जो आपके हिसाब से हर महिलाओं को कंज़्यूम करना चाहिए? ओके, 5 खानों के नाम अगर हम डेली रूटीन में देखें तो हमें कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें इम्पोर्टेंट होती हैं, जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स भी ले रहे हैं तो उसमें फाइबर कंटेंट हो जाए, होना है ना? चाहिए। अगर हम सिंपल आटा ले रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसा आप मिक्स करें, आप कोई भी चीज़, आप फ्लैक्स सीड्स का पाउडर होता है या चने का आटा होता है ना? अब रागी का आटा है, ये सारी चीज़ें आप मिक्स करके लेंगे तो फाइबर कंटेंट बढ़ेगा। फाइबर कंटेंट क्या करता है कि आपके शुगर को स्पाइक नहीं होने देता है, तो आपका शुगर भी कंट्रोल में रहता है ना? डाइजेशन उसका धीरे-धीरे होता है सॉल्युबल फाइबर्स का। सो आपका जो डाइजेशन लेट आपका आराम से होगा तो आपको भूख भी देर से लगेगी, है ना? तो आपको इस तरीके से अपने कार्बोहाइड्रेट्स आपको करने हैं, रिफाइंड शुगर से बचना है। दूसरी चीज़ अगर आप प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स में भी आपको अगर वेजिटेरियन हो तो आपको उसके सोर्सेज़ बढ़ाने हैं, है ना? तो आपने एक अच्छा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लिया, प्रोटीन ले लिया, प्रोटीन में आप कुछ भी ले सकते हैं, पनीर है, किनोआ है, चिया सीड्स हैं। फिर तीसरी चीज़ आपको सीड्स का इंटेक आप बढ़ा सकते हैं, अलग-अलग तरीके की आती हैं सीड्स, है ना? पंपकिन सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, तो उनको किसी तरह अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, है ना? एंड इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, हाँ, बहुत है ज़रूरी ना? है। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, यही कैटेगरीज़ होती हैं और इनमें आपको बस इतना देखना है कि आप ओवरडू ना करें चीज़ों को, पोर्शन मेंटेन करके रखें कि आपको किस पोर्शन में खाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी अगर आप हेल्दी फूड खाते हो तो वो भी वेट गेन करता है ना? सो यू हैव टू डिसाइड कि आपको दाल इतनी लेनी है, रोटी इतनी लेनी है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज भी ना हो बॉडी में और आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी मिल सकें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। हाँ जी। ओके। डॉक्टर, इसमें ना जैसे मेनोपॉज़ के टाइम पे ना वजाइनल ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है और कई लोगों को जैसे लगता है इन्फेक्शन जैसे सिम्पटम्स आ रहे हैं। महिलाओं में अक्सर देखा गया है कि यूटीआई बहुत ज़्यादा होता है, वजाइनल इन्फेक्शंस। क्यों होता है और इसको ठीक करने के लिए हम क्या करें? कुछ ऐसे हाइजीन प्रैक्टिसेस फॉलो किए जा सकते हैं? हाँ, देखो क्या होता है कि आपका महिलाओं में यूरेथ्रा की लेंथ छोटी होती है, अराउंड 4 सेंटीमीटर होती है ना? एनस के पास होता है, दैट इज़ ऑल्सो मतलब इट इज़ बिकॉज़ ऑफ दैट इट इज़ मोर प्रोन फॉर इन्फेक्शंस, है ना? दूसरी चीज़ आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी वो ज़्यादा एक्सपोज होता है यूरेथ्रा, है ना? तो इसलिए इन्फेक्शंस के प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर अगर प्रेगनेंसी होती है तो हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से ब्लैडर एम्प्टिंग धीरे से होती है, कम होती है, तो उसमें भी आपके प्रोन हो जाते हो आप इन्फेक्शंस के लिए, है ना? और अगर किसी को प्रोलैप्स है, कोई प्रीवियस डिलीवरी हुई है, आपके किसी भी पेल्विक ऑर्गन का थोड़ा सा भी प्रोलैप्स है, तो उसमें भी जो ब्लैडर होता है वो प्रॉपर्ली एम्प्टी नहीं हो पाता है। तो अगर वो एम्प्टी नहीं होगा, स्टैग्नेशन होगा तो इन्फेक्शन होगा। तो ये सारे कारण होते हैं कि जिसकी वजह से महिलाएं ज़्यादा प्रोन होती हैं। अगर उसके ऊपर आपको अगर यूटीआई है, कैलकुलस, मतलब अगर आपको डायबिटीज़ है, कैलकुलस है, तो और भी आपकी यूटीआई होने की टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं। ठीक है ना? तो प्रिवेंशन के लिए यही देखना है कि कॉज क्या है आपके यूटीआईज का, है ना? क्या कॉज है? तो सबसे पहले तो आपको अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप करनी है। इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए वही हाई प्रोटीन डाइट और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को कवर करना है ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि अगर विजाइनल ड्राइनेस है, डॉक्टर से मिलें अपना। अगर आप पोस्ट मेनोपॉजल है, विजाइनल ड्राइनेस है, डॉक्टर आपको सर्टेन जेल्स वगैरह आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, उससे आपको सपोर्ट मिलेगा। एचआरटी ट्रीटमेंट अगर बताते हैं तो वो आप ले सकते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स में आप देखें कि आपके जो स्पाउस है वो इन्फेक्टेड तो नहीं है ना? तो उनका टेस्ट भी करना ज़रूरी होता है। और अगर ऑर्गन प्रोलैप्स है तो भी आपको कीगल्स एक्सरसाइजेस हैं, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस हैं। सर्जरी की ज़रूरत होती है जिसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो देखना पड़ेगा, है ना? किस कारण की वजह से हो रहा है। कैलकुलस है तो उसका ट्रीटमेंट, और प्रेगनेंसी तो सॉल्व हो ही जाती है बाद में चल के। हाँ, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो आई थिंक हम लोगों ने अक्सर मतलब जो महिलाओं के साथ होने वाली चीज़ें हैं उन सब के बारे में मोस्टली बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया। आपने हमें सच में बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों के बारे में बताया, समझाया। हम चाहते डॉक्टर के जाते-जाते आप हमारी ना ऑडियंस के लिए एक गो टू होम मैसेज ज़रूर दें कि हर फेज़ में महिलाओं की बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, उनके लिए वो खुद को कैसे प्रिपेयर रखें और क्या कुछ ऐसे टिप्स हैं जो हर महिला को हमेशा ध्यान में रखने चाहिए सो दैट उनकी हेल्थ
सही रहे, किसी भी हम्म। तरह के इन्फेक्शन से भी वो बची रहे। किसी भी महिला की लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, है ना, चाहे वो प्यूबर्टी हो, फिर उसके बाद प्रेगनेंसी हो, लैक्टेशंस हो, पेरीमीनोपॉज हो, मीनोपॉज हो। अगर हम शुरुआत करें इन सब चीज़ों की, तो प्यूबर्टी के दौरान जो ट्रांजिशन फेज़ होता है, आपकी पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि आपको अवेयर करना चाहिए उस फेज़ के लिए, है ना। सो जो आपकी ये जो एज होती है, टीनेज एज होती है, इसमें आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपकी जो बॉडी का एक फाउंडेशन होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। न्यूट्रिशियस डाइट, एक्सरसाइज एंड पीरियड्स की क्या रेगुलरिटी है, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा इन सारी चीज़ों पे एम्फसाइज रखना चाहिए। जब आप 20s में आते हो, 20s की एज बेसिकली आपकी शादी हो रही है, सेक्सुअल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिर आप बेबी प्लान करते हो, तो हर फेजेस में जैसे जैसे आपके चेंजेस आते हैं, आपको अपनी बॉडी को उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल Mental हेल्थ, health. इमोशनल हेल्थ, तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फिज़िकल हेल्थ के लिए आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको अपनी न्यूट्रिशियस डाइट, एक्सरसाइज एंड प्रॉपर स्लीप, ठीक है, एंड लैक ऑफ एनी काइंड ऑफ एडिक्शन। मतलब कि एडिक्शन किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए। डाइट पे ध्यान दो, एक्सरसाइज पे और प्रॉपर स्लीप पे। फिजिकल हेल्थ आप इस तरह से आप मेंटेन करें। इमोशनल हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो आपकी बॉन्डिंग, अगर आप पेरेंट्स के साथ रहते हो, आपकी बॉन्डिंग, आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए। आफ्टर मैरिज आपका स्पाउस, आपके बच्चों के साथ आपका जो बॉन्डिंग है वो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट देती है। और मेंटल हेल्थ के लिए भी आपको वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना है। और हर पड़ाव पे आपको इन सारी चीज़ों में जब आप ध्यान से और सबको साथ लेके चलते हैं तो आप ये सारे फेजेस को बहुत ईजिली कैरी कर सकते हैं। सो बी हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू। परफेक्ट। आपने सच में बहुत ही अच्छे तरीके से सब चीज़ों को बताया, समझाया। आई एम श्योर हम्म। जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हों उनको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ Thank you. जुड़ने के लिए और Thank you. इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा करने के लिए। आई Thank होप you. आपने भी सेशन को एंजॉय किया होगा। बिल्कुल, बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो Thank you मच so much. एंड थैंक यू सो मच हम्म। ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ऐसे और भी हेल्थ टॉपिक्स हम आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल एनबीटी लाइफ को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।